गुड मॉर्निंग। आज आपका फिजिकल का क्लास होगा। पता है 2 दिन आपको ऑर्गेनिक का क्लास हो रहा था, उसमें बेसिक क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक। आज आपका फिजिकल का क्लास होने जा रहा है और फिजिकल में पता आप सबों को वो यूनिट 5 की बात चल रही है, सरफेस केमिस्ट्री, और करीब करीब हम लोग अंत की ओर है। चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है। तो अगर पढ़ते हैं तो देखे होंगे हेडिंग हम डाले थे पिछले क्लास में, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का अनुप्रयोग। तो अनेक अनुप्रयोग है इस कोलाइडल घोल के, उसी पे आज हम लोग को चलना है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के अनुप्रयोग, और ये कोलाइडल घोल का अंतिम टॉपिक होगा। तो चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम हेडिंग डाले थे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कहते कोलाइडल घोल का अनुप्रयोग। कोलाइडल घोल का अनुप्रयोग, तो कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल घोल का अनुप्रयोग। तो क्या अनुप्रयोग है तो लिखिएगा, एक एरो देके लिखेंगे, इस घोल का, इस घोल का अनुप्रयोग निम्न है। क्या अनुप्रयोग है तो कहेंगे फॉलोइंग, following are applications, following are applications of this solution। क्या एप्लीकेशंस है तो नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखेंगे। देखिए क्या एप्लीकेशन, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जानिए कि हम लोग जो भोजन करते हैं, देखते हैं इस भोजन में आप बहुत कुछ खाते हैं, दूध की बात करते हैं, मक्खन की बात करते हैं, पनीर की बात करते हैं। इस तरह से ये सब जो आप खाते हैं, वो जितना भी होता है सब कोलाइडल घोल, सब पीछे आप एग्जाम्पल के रूप में देख चुके हैं, ये सभी कोलाइडल घोल होते हैं। तो लिखिए नंबर 1 में, हम लोगों के द्वारा उपयोग होने वाले, हम लोगों के द्वारा उपयोग होने वाले अधिकतम भोज्य पदार्थ, हम लोगों के द्वारा उपयोग होने वाले अधिकतम भोज्य पदार्थ, जैसे हम लोगों के द्वारा उपयोग होने वाले अधिकतम भोज्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, मक्खन इत्यादि CS होते हैं, इत्यादि CS होते हैं। तो लिखिएगा मिल्क, चीज,
बटर, बटर, etc, etc, मिल्क, चीज, बटर, etc are used by us, RCS। तो मिल्क, चीज, बटर, etc आर यूज्ड बाय अस, RCS, ये CS। तो इस तरह से देखिए पहला एप्लीकेशन हम लोग देखें कि हम लोग जो भोजन के रूप में ये सब लेते हैं, ये आपके कोलाइडल घोल होते हैं, पहली बात होती। नंबर 2 लिखिए, देखिए ये जो मिट्टी होता है जिसको आप इंग्लिश में सॉइल कहते, एक कोलाइडल सोल है, एक कोलाइडल घोल है मिट्टी, और कोलाइडल घोल होने के कारण मिट्टी में अधिशोषण की क्रिया होती है, और अधिशोषण की क्रिया होती है मिट्टी में, जिसके कारण खेती संभव होता है। तो क्या बता, मिट्टी जिसको आप इंग्लिश में सॉइल कहते, मिट्टी भी एक कोलाइडल घोल है, जिसके कारण मिट्टी में अधिशोषण की क्रिया होती है। अब सोचिए अधिशोषण होती इसीलिए तो मिट्टी में नमी रहता है, नहीं तो क्या होगा, पानी जैसे पटाइएगा तो पानी सब नीचे अंदर चला जाएगा और फिर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा, और नमी नहीं रहेगा तो फिर खेती नहीं हो। तो मिट्टी में नमी इसीलिए रहता है कि मिट्टी एक कोलाइडल घोल है और उसमें अधिशोषण की क्रिया होती है, जिसके कारण ही मिट्टी में नमी रहता और खेती बाड़ी संभव होता है। तो नंबर 2 लिखेंगे, लिखो सॉइल एक CS है, जिसके कारण इसमें अधिशोषण की क्रिया संभव होता है, और इसमें नमी बनी हुई रहती है। फलस्वरूप खेती संभव होता है, फलस्वरूप खेती संभव। देखिए ये दूसरा एप्लीकेशन, मिट्टी भी याद रखना, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है मिट्टी भी, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है मिट्टी, जिसके कारण इसमें खेती होता। तो चलो इंग्लिश में भी लिखिए, सिंस सॉइल इज RCS, so adsorption takes place in CS, adsorption takes place in soil due to this moisture is present in the soil. Moisture is present in the soil due to this humidity agriculture
ड्यू टू दिस ह्यूमिडिटी एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन सॉइल। तो इस तरह से देखिए दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देख ली कि मिट्टी भी हम लोग सीखे कोलाइडल घोल जिसके कारण मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है, फलस्वरूप उसमें खेती संभव। इंग्लिश में भी लिखे कि दूसरा एप्लीकेशन। अब आइए नंबर 3 देख। नंबर 3 देखिए, ये जो ब्लड होता है जिसको आप रक्त कहते हैं, खून भी कहते, ये ब्लड देखते हैं कहीं शरीर में कट जाता है, तो जैसे कटता है तो क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जरा विचार कीजिए, अगर ब्लड जमे नहीं, ब्लड निकलना इसीलिए बंद हो जाता है कि ब्लड जम जाता है। अगर आपके कटे हुए स्थान पे ब्लड जमेगा नहीं तो बस वो निकलता रह जाए और फिर आपकी परेशानी बढ़ जाए। लेकिन देखिए ब्लड में एक विशेष प्रॉपर्टी है कि जैसे ब्लड शरीर से बाहर होता वो जमने लगता है। और जमने क्यों लगता, इसीलिए जमने लगता है कि ये कोलाइडल घोल होते हैं, और कोलाइडल घोल होते हैं इसीलिए इसमें जमने की क्रिया। और आप जानते हैं कोलाइडल घोल में जमने की क्रिया और तीव्र हो जाती है जब कोई विद्युत अपघटन को मिला। इसीलिए देखते हैं जब आप फिटकिरी को एलम को यूज करते हैं, तो एलम एक इलेक्ट्रोलाइट है, और एलम को जब यूज करते हैं तो ब्लड और जल्दी जम जाता। इसीलिए नियम है, देखते हैं कहीं कट जाता है, खास करके आप शेविंग करते हैं कट जाता है, इधर उधर हो जाता है, तुरंत फिटकिरी लगा देते हैं तो तुरंत आपका ब्लड जम जाता है और ब्लड बहना रुक जाता है। चूंकि आप जानते हैं कोलाइडल घोल यदि है तो उसमें कोई भी साल्ट देंगे, क्योंकि एलम जो होते हैं फिटकिरी एक साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो जो फिटकिरी आपके एलम है वो एलम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि डबल साल्ट है, और वो डबल साल्ट है, और उस डबल साल्ट के उपस्थिति में ब्लड में कोगुलेशन की क्रिया होती है। स्कंदन आपको पढ़ाए पीछे। यही कारण है कि ब्लड जैसे फिटकिरी की उपस्थिति में आता है ब्लड आपका जमने लगता है। और ये सोचिए अगर कोलाइडल घोल नहीं होता तो फिर ब्लड में जमने की क्रिया नहीं होती, और ब्लड में जमने की क्रिया नहीं होती तो फिर आप सोच सकते हैं आपका शरीर कहीं न कहीं कभी न कभी कटते फटते रहता है, और ब्लड निकलना शुरू होता तो वो रुकता ही नहीं, तो फिर आपको बचना मुश्किल हो जाता। इसीलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। बॉडी ने ब्लड को CS बनाया जिसके कारण वो जमने की क्रिया होती है। तो चलो नंबर 3 में लिखेंगे सभी बच्चे, लिखे ब्लड। ब्लड एक CS है जिसके कारण यह फिटकारी की उपस्थिति में जल्द जम जाता है। तो ब्लड एक CS है जिसके कारण यह फिटकिरी की उपस्थिति में जल्द जम जाता है, क्योंकि इसमें स्कंदन की क्रिया हो जाती है। स्कंदन की क्रिया हो जाती है। इंग्लिश वाले लिखिए, सिंस ब्लड इज अ CS so coagulated in the presence of alum
एलम, बिकॉज in the contact with alum, coagulation process takes place in blood। तो इस तरह से देखिए तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देख, ब्लड क्यों जम जाता है जब फिटकरी यूज करते हैं। तो मेन बात हम लोग सीखे उसमें स्कंदन की क्रिया हो, और इस स्कंदन है क्या तो पीछे आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम लोग पूरी कहानी देखे थे इस स्कंदन के बारे में। तो इसी तरह से देखिए तीसरी बात हम लोग कर ली। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। सभी बच्चे सुने होंगे धुआं। ये तो कोई चीज आप जलाते हैं, जलाने के फलस्वरूप देखते हैं धुआं निकलता है, जिसको इंग्लिश में स्मोक कहते हैं। और ये जो धुआं होता है तो निश्चित रूप से महसूस किए होंगे, काफी अधिक विषैला होता है ये धुआं। अगर कहीं धुआं हो, आपको 1 मिनट भी वहां बांध के रख दिया जाए या कह दिया जाए कि आप धुआं में 1 मिनट भी खड़ा रह के देखिए तो मुश्किल हो जाती है। आप 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? तो जानिए ये जो धुआं होता है काफी विषैला होता है, और वो धुआं जो होता है निश्चित रूप से सुने होंगे आप, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और धुआं में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में पहुंचने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इसी कमी के कारण आपका दम घुटने लगता है। तो ये धुआं देखिए काफी विषैला गैस होता है। और ये धुआं जानिए आप, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। धुआं जिसको आप इंग्लिश में स्मोक कहते हैं, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पीछे क्लासिफिकेशन जब देख रहे थे उस समय भी आपको बताए थे कि ये धुआं क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और विषैला होता है, इसलिए इसका भी एप्लीकेशन होता है। क्या एप्लीकेशन होता है? तो देखिए कहीं युद्ध छिड़ जाए, देखिएगा युद्ध हो जाता है 2 देश के बीच, और युद्ध हो जाता है बहुत जगह ऐसे भी युद्ध हो जाता है। और जब युद्ध हो जाता है तो उस युद्ध को रोकने के लिए वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं था। और जब वहाँ धुआं छोड़ने लगते हैं लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और युद्ध रुक जाता है। तो युद्ध को रोकने के लिए वारफेयर, युद्ध के मैदान में कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात धुआं का उपयोग होता है। तो चलिए सभी बच्चे पहले हिंदी वाले लिख लीजिए। नंबर 4 लिखिए, धुआं। धुआं स्मोक। धुआं एक CS है जो कि काफी अधिक विषैला होता है। इसका उपयोग युद्ध के मैदान में युद्ध को रोकने के लिए किया जाता है। सिंस smoke is a CS and is
highly and is highly poisonous. It is used in warfare to stop the war. इस तरह से देखिए युद्ध के मैदान, युद्ध को रोकने के लिए इसका उपयोग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये चौथा एप्लीकेशन। आइए नेक्स्ट बात। तो देखिए आप लोग गोंद यूज करते हैं, गोंद की बात कीजिए, इंक की बात कीजिए, ये सब जो आप यूज करते हैं ये सभी आपके कॉलाइडल घोल होते हैं। तो लिखिए हम लोगों के द्वारा उपयोग होने वाले गोंद स्याही, पेंट्स, सीमेंट, ETC CS होते हैं, ब्लू इंक, पेंट्स, सीमेंट, ETC तो ग्लू, इंक, पेंट, ETC used by us RCS। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं ये सभी CS। तो इस तरह से देखिए पांचवा एप्लीकेशन देख लिया हम लोग। उसके बाद देखिए अनेक जो लिक्विड मेडिसिन होता है, देखते हैं बहुत सारा मेडिसिन आप यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते। अनेक जो दवाई हम लोग यूज करते हैं वो द्रव होते, लिक्विड होते। और आप जितने भी लिक्विड मेडिसिन देखते हैं, लिक्विड रूप में दवाई देखते हैं, वो सभी कॉलाइडल घोल होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा सभी द्रव औषधि CS होते हैं। ऑल लिक्विड मेडिसिन्स RCS। तो जितना भी लिक्विड मेडिसिन्स होते हैं वो आपके कॉलाइडल घोल होते हैं। तो ये कॉलाइडल घोल होते हैं। चलिए 6 नंबर देख ले। नेक्स्ट बढ़ते नंबर 7 लिखिए। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr। और फिर कहते हैं जी जिलेटिन, ये जिलेटिन होते हैं। तो AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं और ये जिलेटिन होते हैं। इस जिलेटिन और AgBr का एक घोल बनाते हैं। और ये जो घोल होते हैं जी ये कॉलाइडल घोल होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr
और जिलेटिन, इस दोनों के मिश्रण का जो घोल होता है वो कॉलाइडल घोल होता है। और ये जो कॉलाइडल घोल होते हैं, इस घोल का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में इस घोल का हम लोग उपयोग करते हैं। तो AgBr हो गया, जिलेटिन हो गया, इसका उपयोग होता है। तो लिखिएगा नंबर नेक्स्ट, लिखिए AgBr और जिलेटिन, AgBr और जिलेटिन के मिश्रण का घोल, AgBr और जिलेटिन के मिश्रण का घोल CS होते हैं, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो कहते हैं solution of AgBr and जिलेटिन, solution of mixture of AgBr and gelatin, solution of mixture of AgBr and gelatin is CS and is used in फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में यूज होता है। इस तरह से देखिए 7 नंबर देखिए। नेक्स्ट है 8वां देख। तो हम लोग देख रहे हैं कॉलाइडल घोल जो है, उस कॉलाइडल घोल के एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो 7 देख चुके, अब 8वां देखिए क्या एप्लीकेशन। अब देखिए ये जो रबड़ वृक्ष होता है, रबड़ ट्री होता है, आप देखते हैं कोई भी रबड़ ट्री है उसको कहीं से भी आप तोड़िए तो देखिएगा एक दूध निकलता है। रबड़ ट्री को कहीं भी तोड़िए तो एक दूध निकलता है, और जब ये जो दूध निकलता है उसको हम लोग कहते हैं लेटेक्स। ये लेटेक्स होते हैं, ये दूध रबड़ ट्री से जो प्राप्त होता है आपको दूध, उस दूध को कहते हैं लेटेक्स। और ये लेटेक्स जो होता है ये कॉलाइडल घोल होता है, CS होते हैं। और आपको पता है यूनिट 15 में हम पॉलीमर में बता रहे थे इस दूध से प्राकृतिक रबर बनता है। तो प्राकृतिक रबर बनता है इस दूध से। तो लिखो रबर वृक्ष से प्राप्त दूध, रबर वृक्ष से प्राप्त दूध लेटेक्स कहलाता है, जो कि FCS होते हैं। तो रबड़ वृक्ष से प्राप्त दूध लेटेक्स कहलाता है जो कि FCS होते हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक
प्राकृतिक रबर बनने में होता है। प्राकृतिक रबर बनने में होता है। तो इससे क्या बनता है? प्राकृतिक रबर बनता है। तो लिखो मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री। मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री is known as latex. Is known as latex, which is aqueous and is used in the preparation of natural रबर। और इससे क्या बनता है? प्राकृतिक रबर बनता है। इस तरह से देखिए 8 की बात हम लोग कर ली। कॉलाइडल सॉल्यूशन के एप्लीकेशन को देखें कि ये जो कॉलाइडल घोल है आखिर इसका कुछ उपयोगिता है कि नहीं है। इस तरह से देखिए कुल 8 की बात हम कर लिए। चलिए नंबर 9 लिखिए। देखिए ये क्या है। तो अब देखिए आप सभी जानते होंगे, देखते होंगे ये जो आकाश होता है, आसमान, स्काई, वो नीला दिखाई पड़ता है। आसमान आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। वो इसीलिए नीला दिखाई पड़ता है कि ये जो वायुमंडल है ये एक कॉलाइडल घोल है। वायुमंडल आपका कॉलाइडल घोल है। और कॉलाइडल घोल है तो उसमें क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। पढ़ चुके पीछे आप डिटेल्स। तो वायुमंडल में टिंडल प्रभाव होता है और उसी टिंडल प्रभाव के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो चलो लिखो वायुमंडल। वायुमंडल एक सीएस है जिसमें टिंडल प्रभाव होता है। वायुमंडल एक सीएस है जिसमें टिंडल प्रभाव होता है। इस कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इंग्लिश में भी लिख ली, सिंस एटमॉस्फेयर is gaseous and hence Tyndall effect takes place in CS. Tyndall effect takes place in CS. Full stop. लिखिए due to this sky looks blue. इसीलिए आसमान जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। इस तरह से देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन की बात हम लोग कर लिए।
अनेक एप्लीकेशन की बात किए हम लोग और देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए नंबर 10। एक याद कीजिए, पीछे हम लोग पढ़े थे कि साबुन और परिमार्जक, साबुन और परिमार्जक का घोल कोलाइडल घोल, और ये जो कपड़े की धुलाई देखते हैं ना, कोलाइडल घोल में ही संभव होता। अगर कोलाइडल घोल नहीं होगा तो याद करो, कोलाइडल घोल जब हुआ था तो साबुन सर्फ का यूज किए थे तो मिसेल बना था, और वो जो मिसेल बना था वही गंदगी को दूर करने में मदद किया था। तो मिसेल से गंदगी दूर होता था। तो इस तरह से मिसेल बनता था। मिसेल कब बनता था? जब कोलाइडल घोल होता। इसीलिए सोचिए, साबुन और अपमार्जक जो आप परिमार्जक यूज करते वो कोलाइडल घोल होता है, इसीलिए धुलाई संभव होता है। तो लिखिए, सिंस सॉल्यूशन पहले हिंदी वाले लिखिए, चूंकि साबुन एवं परिमार्जक, साबुन एवं परिमार्जक का घोल CS होते साबुन एवं परिमार्जक का घोल CS होते हैं, जिसके कारण इसके द्वारा धुलाई संभव होता है। धुलाई संभव होता है। लिखिए, सिंस सॉल्यूशन ऑफ soap and detergent, since solution of soap and detergent are CS in nature, so washing by soap and detergent is possible। इसीलिए साबुन और सर्फ के द्वारा धुलाई संभव है। अब सोचिए, अगर कोलाइडल घोल नहीं हो तो फिर ये धुलाई संभव नहीं हो। तो धुलाई इसीलिए होता है कि ये कोलाइडल घोल होते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम लोग 10 प्रॉपर्टीज, 10 एप्लीकेशंस को देख चुके कि कोलाइडल घोल का क्या एप्लीकेशंस है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, फिर याद कीजिए, आप पढ़े थे पशु जो होते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं, पशु का खाल जिसको कहते हैं एनिमल का हाइड। याद कीजिए, पीछे डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ये जो पशु का खाल होता है, कहते पशु के खाल में स्कंदन होता है। याद करो, पीछे बताए थे चर्म शोधन की क्रिया, और चर्म शोधन की क्रिया हार्डेनिंग कहते, टेनिंग। तो पशु के खाल में चर्म शोधन की क्रिया इसीलिए संभव हुआ कि पशु के खाल जो है CS होते और ये उपयोगी। अगर वो कोलाइडल घोल नहीं होता तो फिर उपयोगी नहीं होता। तो पीछे पढ़े थे टेनिंग
तो टेनिक जिसमें तो लिखिएगा नंबर 10 लिखिए, 11 होगा, 11 लिखिए पशु का खाल, पशु का खाल एक CS होता है, जिसके कारण इसमें चर्म शोधन की क्रिया संभव होती है और खाल उपयोगी होता है। since animal hide, since animal hide is CS, so hardening process is possible in hardening process is possible in hide. Due to this reason animal hide is applicable. तो पशु का खाल जो होता है उपयोगी होता है, लिखेंगे उसके बाद याद कीजिए ये पानी, ये भी पीछे हम बता चुके थे, याद कीजिए पानी बहुत सारा एप्लीकेशन बताए थे। प्राकृतिक स्रोत से जो पानी मिलता है उसका शुद्धिकरण किस विधि से होता है, याद कीजिए बताया था स्कंदन विधि से। तो प्राकृतिक स्रोत से जो पानी आपको मिलता है वो कोलाइडल घोल होता है। तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले जो पानी होते हैं वो कोलाइडल घोल होते हैं, और वो जो कोलाइडल घोल होते हैं उसमें फिटकिरी देते हैं, स्कंदन की क्रिया होती है और पानी का शुद्धिकरण होता है। तो चलिए लास्ट लिखते हैं, लास्ट लिखिए प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त पानी CS होता है, जिसके कारण इस पानी में स्कंदन की क्रिया संभव होता है और इसका शुद्धिकरण संभव होता है। लिखे सिंस नेचुरल
वाटर, सिंस वाटर obtained from natural source is CS. So coagulation is possible in CS. Hence purification of water is possible. इस तरह से देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन आपको हम बताएं। ये जो कोलाइडल घोल है, कोलाइडल घोल का क्या सब एप्लीकेशन हो सकता है, अनेक एप्लीकेशन पर हम लोग बहस किए। ये था प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल घोल का अनुप्रयोग। तो इस तरह से देखिए कुल 12 पॉइंट हम लोग चर्चा की कोलाइडल घोल के एप्लीकेशन पर, अनुप्रयोग पर। तो ये सब है कोलाइडल घोल का अनुप्रयोग। तो इतनी बात हम लोग एप्लीकेशन में देखे और आज यहीं पे ये जो कोलाइडल घोल था आपका, वो कोलाइडल घोल यहीं पे समाप्त हो जाता है, कोलाइडल घोल की कहानी खत्म हो जाती है। तो ये था आपका कोलाइडल घोल। तब याद कीजिए शुरू से हम लोग चले तो बोले थे ये जो चैप्टर यूनिट 5 है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें कुल 4 टॉपिक हम चर्चा किए थे। 4 टॉपिक हो जिसमें एक बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ ली, दूसरा था एडजॉर्प्शन अधिशोषण, उसको भी हम लोग पढ़ ली, और तीसरा था कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको अभी अभी हम लोग डिटेल से खत्म कर दिए। ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी खत्म हो गया। अब अंतिम टॉपिक होगा इस चैप्टर का जो एक छोटा टॉपिक है, तो नंबर डी होगा। तो अंतिम टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो टॉपिक क्या है तो अगर पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, ये नंबर डी होगा, कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। तो कहते हैं कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, यही अगला टॉपिक आपका होगा। तो कहते हैं कैटालिस्ट सुने होंगे आप, उत्प्रेरक, और कैटालाइसिस उत्प्रेरण। तो कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। तो हिंदी भी लिख ली, तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, यह होता है कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, तो सबसे पहले जानिए ये जो शब्द है उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले बर्जेलियस के द्वारा यूज किया गया। ये जो शब्द है उत्प्रेरक, आप भी शब्द से परिचित हैं, मिल चुके हैं। उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले बर्जेलियस ने यूज किया था। तो लिखिए कैरो देखें, उत्प्रेरक शब्द बर्जेलियस, उत्प्रेरक शब्द बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। उत्प्रेरक शब्द बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। तो टर्म
catalyst was given by term catalyst was given by Berzelius। तो कैटालिस्ट टर्म गिवन बाय बर्जेलियस। तो बर्जेलियस के द्वारा ये शब्द दिया गया। अब देखिएगा, कहिएगा सर ये उत्प्रेरक है क्या? तो बहुत बार आप सुने ही इस उत्प्रेरक को, याद कीजिए ये जो उत्प्रेरक है आप पढ़े थे, वैसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। यदि खुद के बनावट में, गुण में, संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन होने नहीं देगा, ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। तो क्या हुआ उत्प्रेरक? किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को तो प्रभावित करे लेकिन खुद के बनावट में, संरचना में, गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने नहीं देगा। तो अभिक्रिया में उपस्थित ऐसे ही पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो आइए क्या है उत्प्रेरक, तो लिख डालते हैं। लिखिए, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। लिखिए यह पैराग्राफ चाहिए। अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को, अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को, अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं जो अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है लेकिन खुद के बनावट, संरचना एवं गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देता। देखिए यही अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ उत्प्रेरक कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता लेकिन खुद के बनावट, संरचना एवं गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देता। तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। इस तरह से देखिए उत्प्रेरक क्या है हम लोग लिख डालें। तो यह उत्प्रेरक, इंग्लिश वाले भी लिखिए substances present in any reaction which influence
which influence the rate of reaction and substances present in any reaction, which influence the rate of reaction and has no any change in its properties composition and structure. तो substances present in any reaction which influence the rate of reaction and has no any change in its properties, composition and structure is called कैटालिस्ट। तो इसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। और जानिए उत्प्रेरक के कार्य करने की जो क्रिया विधि होता है, उसी कार्य करने की क्रिया विधि को हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, किसी भी उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रिया विधि को उत्प्रेरण कहते हैं। किसी भी उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रिया विधि को उत्प्रेरण कहते हैं। तो किसी भी उत्प्रेरक के कार्य करने की क्रिया विधि को उत्प्रेरण कहते हैं। The process of mechanism of catalyst. The process of mechanism of catalyst is known as catalysis. तो process of mechanism of catalyst is known as catalysis. तो किसी भी उत्प्रेरक के कार्य करने की the working process of catalyst is known as catalysis. तो कैटालिस्ट के कार्य करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैटालाइसिस कहते हैं। तो इस तरह से उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है, इसकी बात हम लोग कर लिए। तो चलिए, ये था उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। अब इससे संबंधित कुछ हाइलाइटेड टर्म्स सब है। एक मेन पॉइंट दे दीजिए और लिखिएगा टर्म्स related with catalyst and catalysis. तो terms related with catalyst and catalysis,
तो कहते हैं कैटालिस्ट और कैटालाइसिस से संबंधित टर्म्स। तो टर्म्स रिलेटेड विथ कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब है जिसको आपको सीखना है। तो इसी महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कैटालिस्ट और कैटालाइसिस से संबंधित अनेक टर्म्स हैं जिस टर्म्स पर हम लोगों को बहस करना पड़ेगा। और 4-5 टर्म्स हैं हाईलाइटेड टर्म्स सब जो आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम लोग इस बात को अगले क्लास में देखेंगे। तो ये आपका फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल में लिखना है और अंतिम चल रहा है, जल्द ही खत्म हो जाए। तो यहीं से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे पढ़ते रहिए और पढ़िए। और अब आपका दायित्व तो बनता है कि जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी करते चलें, क्योंकि फिजिकल में भी मिल रहा है, उधर ऑर्गेनिक में भी मिल रहा है और इसी तरह से अब मिलते ही रहेगा। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं आपका क्लास बाधित नहीं हो, ये सतत चलते रहे। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको फायदा महसूस होगा, आपका काम होगा बिल्कुल एकदम स्पष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि घर में आपको समय भी अधिक बचता, खाना नहीं बनाना, कुछ करना नहीं है, तो पूरा समय रहता, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो बाकी आपसे हम अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।